इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, तो वाटर एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, H2O फॉर्मूला होता है वाटर का। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास आपको रेशियो बताना है, क्या होगा, ठीक है, इज ऑलवेज वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, तो आपको पता होगा H2O होता है फॉर्मूला इसका। अब इसमें देखिए H कितने हैं, 2 हैं, तो और इसका एक का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 का एटॉमिक मास हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2:16 का मतलब क्या हो जाएगा 1:8, तो इसमें जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है 1:8 है, तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अमोनिया, देखिए यहाँ पे अमोनिया आ गया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो डैश बाई मास, तो फिर से वही बात करनी है आपको। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आप देखेंगे 14 होता है, हाइड्रोजन का एक का होता है 1, 3 का हो जाएगा 3, तो 14:3 इसका आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल सब्सटेंस है, द एलिमेंट्स आर डैश प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, तो एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज, और इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी ये इसको कहते हैं, थर्ड पॉइंट को। नेक्स्ट इज पार्ट 4, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये बात बिल्कुल सही है, तो ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, हु सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स, तो देखिए एटम्स किसने बताया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, तो डाल्टन ने चीज़ बताई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से पूछा गया है, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड, तो जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं, ये किसके हुए बने हुए होते हैं, तो ये बने होते हैं एटम्स के, ठीक है, तो डाल्टन ने कहा दे आर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, उससे पहले हम लोग कुछ पोस्टुलेट्स देख लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या हैं। पहला पोस्टुलेट जो डाल्टन थ्योरी का है वो ये कहता है, ऑल मैटर और मैटर इज मेड अप ऑफ वेनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, तो सारे मैटर किससे बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम इंडिविजिबल हैं, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, हालांकि इसको बाद में बहुत सारे मॉडल्स के थ्रू, बहुत सारी थ्योरीज के थ्रू ये प्रूव किया गया है कि एटम्स डिविजिबल होते हैं, लेकिन डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट कहा गया है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनका मास जो होगा या उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो सारी की सारी क्या होगी, सेम होगी। मतलब जैसे मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड एक एलिमेंट है, क्या है गोल्ड, गोल्ड एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, वो गोल्ड के ही तो एटम्स होंगे, और क्योंकि वो गोल्ड के एटम्स होंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज सबकी क्या होगी, सेम होगी, ठीक। फोर्थ में कहा गया है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब डिफरेंट एलिमेंट है, मान लीजिए एक हमारे पास है गोल्ड और दूसरा हमारे पास है सिल्वर, ये दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए, तो इनके जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ये है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और वो कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं, कौन, एटम्स। नेक्स्ट इज पार्ट 6, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, तो नंबर ऑफ एटम्स हो या काइंड ऑफ एटम हो ये हमेशा क्या रहता है, कंपाउंड में एक कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करी गई क्वेश्चन नंबर 7 में, एटॉमिक रेडियाई इज मेजर्ड इन, तो किस में मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियाई को, नैनोमीटर में मेजर करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए रिएक्शन बहुत सिंपल सी है, C+O क्या दे देगा, CO दे देगा, ठीक है, और क्योंकि ये 3 ग्राम है, क्योंकि 3 ग्राम बोला गया है इसका, और इसका ऑक्सीजन का कितना ग्राम बोला गया है, 4 ग्राम बोला गया है, ठीक, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा हमको 3+4 कितना हो जाएगा, 7 ग्राम, ठीक। इस चीज़ को हम लोग देखिए समझ भी सकते हैं कैसे, क्योंकि ये होता है 6 और ये होता है कितना, 8, ठीक है, 6 और 8, ठीक, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो C का कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक मास,
ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 18 होता है। अगर इन दोनों का होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो देखा जाए तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 16 होता है, 16, 18 नहीं होता बेटा, 16 होता है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 3:4 आ गया। तो 3 और 4 कंबाइन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेंगे, तभी तो इसका मास कितना हो जाएगा, 7 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले एटॉमिक मास यूनिट के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट को पहले क्या कहा, मतलब पहले कहते थे इसको AMU से इसको डिनोट किया जाता था। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट IUPAC की जो रिकमेंडेशन है वो क्या कहती है कि इसको अब हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, किसको, एटॉमिक मास को। ठीक है, एज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन एटम का जो मास है वो क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता था पहले। ठीक, एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ, देखिए उसके हिसाब से क्या कहा गया कि जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 1U हो जाएगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाला गया तो क्या देखा गया, 1.33U था। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर और एज नियर अ होल नंबर एज पॉसिबल। लेकिन देखिए यहाँ पे पॉइंट में नंबर आ रहा है, हम क्या चाहते हैं कि पॉइंट में नंबर ना आए, एक होल नंबर हमको मिलना चाहिए। इसके बाद थोड़े से चेंजेस होते हैं, उसको भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वाइल सर्चिंग फॉर, अब यहाँ पे देखिए कुछ बात कही गई है कि वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, तो एटॉमिक मास यूनिट की जब डेफिनेशन को आगे करेक्ट किया जा रहा था तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनिशियली टुक 1/16 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। अब देखिए ऑक्सीजन को इन लोग ने अपना बेस माना, उसके हिसाब से इन लोग ने एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑक्सीजन ही क्यों लिया गया, तो देखिए ऑक्सीजन लेने का पहला कारण क्या है, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा था और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा था। बी ऑप्शन में कहा गया एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स। ठीक है, तो ज़्यादातर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास मिल रहा था वो होल नंबर में मिल रहा था ऑक्सीजन को लेके, इसलिए तो दोनों ही ऑप्शन जो है इसके सही हैं रिलेटेड टू ऑक्सीजन। तो इसीलिए ऑक्सीजन को पहले लिया गया था, लेकिन बाद में इसमें भी कई सारे चेंजेस किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया है वन एटॉमिक मास यूनिट, वन AMU क्या होता है, ये आज की मेन डेफिनेशन है, इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसका कार्बन 12 आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा 1/12 होता है, 1/12 किसका मास, कार्बन 12 का मास। कार्बन 12 मतलब ऐसा आइसोटोप जिसमें कार्बन 12 आपको पता होगा ऐसे लिखते हैं C612, मतलब एटॉमिक नंबर उसका 6 है, मास नंबर कितना है, 12 है। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन हो जाएगी, ये एक आइसोटोप है कार्बन का। नेक्स्ट कहा गया है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम कॉल्ड। तो देखिए पहले ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ना देखी गई थी, बाद में फाइनल जो कहा गया है वो किसके रिस्पेक्ट में देखा गया, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट कहा गया है एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, तो बिल्कुल सही है, एटम्स मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म करते हैं और एटम्स आयंस भी फॉर्म करते हैं। अब आयंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आयन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैट आयन और दूसरा होता है एन आयन। कैट आयन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, और एन आयन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, सी ऑप्शन है, दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन फील, सी और टच। ठीक है, यही मॉलिक्यूल्स और आयंस मिलते हैं और पूरा पूरा मैटर क्रिएट करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, the relative atomic mass of the atom of element is defined as average mass of the atom as compared to 1/12 of the carbon 12 atom। तो relative atomic mass की definition दी गई है जो बिल्कुल सही है। यहाँ मेनली आपको समझना ये है कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो एटम है हमारे पास कार्बन 12 एटम। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, अ मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे अ मॉलिक्यूल इज जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर डैश दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दैट इज टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एक ग्रुप होता है किसका, दो या दो से अधिक आयंस का, मॉलिक्यूल का सब्सटेंस का, तो दो या दो से अधिक हम लोग क्या कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि दो या दो से अधिक एटम होता तो भी सही होता, लेकिन आयंस हैं तो भी इसको हम लोग सही मान सकते हैं। ठीक है,
हालांकि इसमें एटम मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो आंसर है वो क्या है, एटम है या आयन है। ठीक है, हमारे हिसाब से इसका आंसर एटम होना चाहिए। ठीक, हालांकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स की बात करी गई है, अट्रैक्टिव फोर्स में आयन भी आ सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। लेकिन अगर आयन दिया गया है तो आयन ही ले सकते हैं, अगर मान लीजिए एटम भी होता तो एटम इसका आंसर सही होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, तो नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए HNO3 है जिसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, अगर पूछा जाए इसकी एटॉमिसिटी क्या है तो आप कहेंगे देखिए इसमें एक एटम है, इसमें एक एटम है, इसमें तीन एटम है, टोटल एटॉमिसिटी क्या हो गई 3 + 1 4 + 1 5, तो एटॉमिसिटी आ जाएगी इसकी 5। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हमको एलिमेंट्स दिए गए हैं, कुछ नॉन मेटल्स दिए गए हैं, जैसे आर्गन है, हीलियम है। तो आर्गन और हीलियम, आर्गन को AR लिखते हैं, ठीक है, ये एक नोबल गैस है। हीलियम को He लिखते हैं, ये भी एक नोबल गैस है। दोनों दोनों मोनो एटॉमिक हैं, मतलब ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं, इनके डायटोमिक मॉलिक्यूल या ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, देखिए यहाँ तक अगर आप देखें आप तो ऑक्सीजन किस तरीके से लिखा जाता है, O2 के फॉर्म में लिखा जाता है। हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है, H2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में। क्लोरीन जो है वो Cl2 के फॉर्म में होती है। तो सारे के सारे आप देख सकते हैं कैसे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। फास्फोरस की बात करी जाए तो फास्फोरस क्या होता है, P4 मॉलिक्यूल होता है। अब क्योंकि इसमें 4 है एटम्स तो इसीलिए क्या कहेंगे, इट इज़ टेट्रा एटॉमिक। सल्फर की बात करी जाए तो S8 होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्टा एटॉमिक। ठीक, इसी तरीके से मेटल्स की बात करी जाए तो मेटल जो होते हैं ज़्यादातर आपको कैसे मिलेंगे, मोनो एटॉमिक ही मिलेंगे। सोडियम है Na, आयरन है Fe, एल्युमिनियम है Al, कॉपर है Cu, सारे के सारे क्या हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। देखिए एटम्स का रेशियो पूछा गया है वाटर में, यहाँ पे नहीं दिया होगा ऑप्शन। ठीक है, तो वाटर में जो H और O का रेशियो है तो आपको पता होना चाहिए H2O होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है, तो रेशियो हो जाएगा 2:1, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। कहा गया है कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज, बिल्कुल सही बात है। मेटालिक आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटालिक आयन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा गया द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस, तो जो चार्ज स्पीशीज होते हैं उनको आयन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, ये भी बिल्कुल सही है। जो आयन होगा या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो वो निगेटिवली चार्ज होगा। नेक्स्ट कहा गया है अ निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, जो निगेटिव चार्ज आयन होता है उसको एनायन कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम क्लोराइड हैज़ पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयंस Na+ एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन Cl-। तो देखिए NaCl आपको पता होगा कॉमन सॉल्ट है, इसमें Na+ होता है कॉमा Cl- होता है। Na+ प्लस है तो ये हो जाएगा कैटायन, ठीक है, और Cl- निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। तो इस तरीके से डेजिग्नेशन इसका हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ये बात सही दी गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। तो देखिए पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, जैसे मान लीजिए SO4 है और उस पर 2- चार्ज लगा हुआ है, तो देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स है और उस पर क्या लगा है, चार्ज लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉली एटॉमिक आयन हो जाएगा। इसी तरीके से NH4 और उस पर क्या लगा दें हम, पॉजिटिव चार्ज लगा दें, तो देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया ना, टोटल कितने एटम है, 5 एटम है और उस पर एक चार्ज लगा हुआ है, तो ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। ठीक है, अगर अगर कोई भी इस तरीके से मोनो एटॉमिक आयन हो जाएगा, पॉली एटॉमिक आयन हो जाएगा, तो इस तरीके से डायटॉमिक। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक आयन आपको समझना है सबसे पहले क्या होता है, तो पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा एटम जिसमें हों। ठीक है, मोनो एटॉमिक जैसे Cl- है, Na+ है, सब मोनो एटॉमिक आयन है, एक ही एटम है। ठीक, नेक्स्ट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, सबको पता है, बहुत आसान चीज़ होती है, तो वैलेंसी की डेफिनेशन भी यही से आ जाती है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस बात को याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, और उसकी ट्रिक हम लोग ने लगाई हुई है, उसकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसकी लिंक से चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, कि 1 से 20 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे याद किया जाता है।
नेक्स्ट कहा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी पूछी गई है तो वो होती है वैलेंसी। ठीक, निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स आए तो यही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है या 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है या 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वही उसकी क्या है, वैलेंसी है। लेकिन अगर 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 8 में से इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लीजिए फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का होता है 2 8 5 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 5। तो आप क्या करेंगे, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हालांकि फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन होता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 भी एग्जिस्ट करती है और 5 भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर मान लीजिए सोडियम है, अब सोडियम में अगर आप देखेंगे तो 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं 2 8 1 करके। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से आप वैलेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज्ड, क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एलिमेंट विल कंबाइन विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। ये बात बिल्कुल सही कही गई है वैलेंसी के बारे में, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, हालांकि इसको हम लोग ने पहले भी समझाया है। एलिमेंट्स की कुछ वैलेंसीज दी गई हैं, जैसे सोडियम है, चार्ज दिए गए हैं, ठीक है। अब आयन यहाँ पे आपको मेन चीज़ समझनी है कि आयंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 2 है, वैलेंसी 3 है, कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं, ठीक है। सोडियम का आयन जो होता है Na+ होता है, पोटेशियम होता है K+, सिल्वर होता है Ag+। अब देखिए कॉपर की एक से ज़्यादा वैलेंसी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसे ब्रैकेट में दिखाई पड़ रही है, ब्रैकेट में कोई भी रोमन न्यूमरल लगा हुआ है, मतलब वो उसकी वैलेंसी है, ठीक है। तो कॉपर 1 मतलब इस वाले कॉपर की वैलेंसी क्या है, +1 है। याद रखिएगा जितने मेटल्स होते हैं, मेटल्स की वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, और नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल की वैलेंसीज क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे दो आयंस जिस पे हैं, मतलब दो चार्जेस हैं जिस पे 2+ का चार्ज है, जैसे मैग्नीशियम है Mg2+ होता है, कैल्शियम होता है Ca2+, जिंक होता है Zn2+, ठीक है, आयरन होता है Fe2+। अब देखिए यहाँ पे आयरन भी दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक Fe2+ के फॉर्म में होता है, एक Fe3+ के फॉर्म में होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है आयरन का Fe3+ भी है। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम पे Al3+ आयन होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, नॉन मेटेलिक एटम को देखा जाए तो हाइड्रोजन है, हमने कहा ज़्यादातर में होता है, सब में नहीं होता। अब हाइड्रोजन में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन H+ फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और हाइड्राइड अगर होगा तो हाइड्राइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H- फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लोराइड का आप देखेंगे तो क्लोराइड होता है Cl-, ब्रोमाइड। अब देखिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों तीनों एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है, तो इसीलिए Cl-, Br- और I- इनका सिंबल होता है। ऑक्साइड अगर देखेंगे इसमें दो चार्जेस हैं, ठीक है, ऑक्साइड में दो चार्जेस हैं, तो एक ऑक्साइड में कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं। क्योंकि ऑक्साइड में दो चार्जेस हैं, मतलब 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उसको O2- से रिप्रेजेंट किया गया है। सल्फाइड को किससे, H2- से रिप्रेजेंट किया गया है। नाइट्राइड कैसे है, N3- से। ये सब ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अमोनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि अमोनिया एक ऐसा कटायन है जो पॉलीएटॉमिक है। कोई और आपको ऐसा कटायन नहीं दिखाई पड़ेगा जो पॉलीएटॉमिक हो अमोनिया को छोड़ के, ठीक है। OH हाइड्रोक्साइड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीएटॉमिक एनायन है ये, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, सल्फाइट है, सल्फेट है और फॉस्फेट है। तो ये सारे के सारे एनायन और कैटायन आपको याद होने चाहिए, और इसी से ही आप फिर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वरना फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहा गया है कैल्शियम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, बिल्कुल सही है। कैसे निकाला मैं एक भी आपको बता देता हूँ। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो Ca आप लिख लीजिएगा, कैल्शियम पे वैलेंसी होती है 2, ऑक्साइड है, ऑक्साइड पे वैलेंसी होती है 2। इसको आप उधर भेजिए, इसको उधर भेज दिए, क्या बन जाएगा, Ca2O2 बन जाएगा। 2 और 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, CaO आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, एक और बहुत इजी है। देखिए सोडियम पे वैलेंसी होती है 1, तो Na1 लिख लीजिए। क्लोराइड पे वैलेंसी होती है 1, इस पे भी 1 लिख लीजिए।
1 1 दोनों वैलेंसी हो गई, इधर उधर भेज दीजिए, इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आयरन सल्फाइड दिया गया है, ये गलत है, आयरन सल्फाइड गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच आयरन सल्फाइड का है। क्यों? क्योंकि आयरन का तो चलिए Fe होता है, ठीक है, आयरन में हालांकि यहाँ पे 1 देना चाहिए, जैसे मान लीजिए 1 दे दिया, ठीक है, तो आयरन की वैलेंसी मान लीजिए 1 दे दी गई। सल्फाइड की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो क्या बन जाएगा, इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो बन जाएगा Fe2S। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये जो FeSO4 दिया गया है ये आयरन सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट होता है। कॉपर ऑक्साइड का CuO बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पे भी बोला गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर एंड नॉन मेटल्स आर रिटन ऑन राइट। बिल्कुल सही बात है, जितने नॉन मेटल्स होते हैं या ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर जैसे है वो सब के सब राइट में लिखे आते हैं। जितने मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा किस में लिखे आते हैं, लेफ्ट में लिखे आते हैं। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका आंसर। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है। कैसे किया गया, Na पे वैलेंसी क्या होती है, 1+ होती है, कार्बोनेट पे वैलेंसी क्या होती है, 2- होती है। इधर उधर भेजा गया, देखिए जैसे हम एरो बना रहे थे उसी तरीके से क्या बन गया, Na2CO3 बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, अमोनियम सल्फेट का देख लेते हैं। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन में जब भी कोई भी नंबर लगता है बाद में, तो हम लोग एक ब्रैकेट जरूर लगाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो NH4 अमोनियम है, तो इस पे 1 होता है, 1+ का चार्ज होता है, ठीक है। सल्फेट है, SO4 पे 2- का चार्ज होता है। सॉल्व करेंगे आप, निकालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात दी गई है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अब H का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हो जाएगा, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 यू इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। बहुत सिंपल है, HNO3 का 1 इसका होता है, इसका 14 होता है, और 16 3 48 हो जाएगा, 48 और 14 हो जाएगा 62, +1 कितना हो जाएगा, 63। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। बिल्कुल सही है, फॉर्मूला यूनिट मास की डेफिनेशन दी गई है। याद रखिएगा, जो एटॉमिक मास, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वही फॉर्मूला यूनिट मास होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप निकालिएगा, आपको मिलेगा Na2O। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला मिलेगा AlCl3, निकाल लीजिएगा। सोडियम सल्फाइड अभी निकाला था हमने, क्या बनता है, Na2S बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg पे देख लिए कैसे निकालते हैं, Mg पे 2 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे 1 चार्ज होता है। इसको उधर भेजा, इसको इधर भेजा। अब क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है, 2 में ब्रैकेट में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। तो 35.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, और ये 40 है, तो 111 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 32, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद वैल्यू। वैल्यू दे दी गई है, यही पूछा गया था, ठीक है। तो कितने मोल यहाँ पे हैं, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 1 मोल के बराबर होती है, पूछा गया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये आंसर बिल्कुल सही है। देखिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 है, तो नंबर ऑफ मोल की जगह आप 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो m मिल जाएगा किसके बराबर, मॉलिक्यूलर मास के बराबर मिल गया, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो 360 ग्राम ऑफ वाटर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए 2 मोल ऑफ वाटर गलत है, 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल में होता है 18, 2 मोल में हो जाएगा 36, तो गलत है। 20 मोल ये ऑप्शन सही है, इसमें होगा। और मॉलिक्यूल्स की बात करी गई है, तो मॉलिक्यूल्स में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, मास बताना है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक, अब देखिए मास हमको नहीं पता, हमको मास देखिए मास हम लोग को पता है 360, मोलर मास कितना पता है, मोलर मास हमको पता है 18 होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मान लीजिए x, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है इसको Na ही रखे रहने दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 6.02 इंटू 1023 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो सेकेंड और फोर्थ कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम, एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल सही बात है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहा गया एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहा गया है एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी फील और टच, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल सही है। एटम्स आर बेसिक यूनिट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट कहा गया एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, सारे के सारे स्टेटमेंट इसका मतलब सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस इज, तो केमिकल सिंबल नाइट्रोजन गैस का क्या हो जाएगा, N2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल सिंबल फॉर सोडियम, सोडियम का केमिकल सिंबल Na होता है, याद रखिएगा। Na कैसे लिखते हैं, Na ऐसे मत लिख दीजिएगा, Na में N कैपिटल होता है और A स्मॉल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे दी हाइएस्ट, तो वेट निकालना है सबका आपको। वेट का फॉर्मूला आप रख सकते हैं, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, देखिए वेट का फॉर्मूला है ना, वेट निकालना है मतलब मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं, 0.2 दिए गए हैं। मास कितना है, मास आपको निकालना है, मोलर मास आपको C12H22O11 का निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ निकाल लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास मास आ जाएगा। इसी तरीके से मास इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, सभी का आ जाएगा, तो आप लोग सबका मास निकाल सकते हैं और फिर उसमें बता सकते हैं कि इसका मास सबसे ज़्यादा है। कर लीजिएगा इसको आप। क्वेश्चन 40 कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, अब नंबर ऑफ एटम्स की यहाँ बात करी गई है, नंबर ऑफ एटम्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ेगा, देखिए कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए, हम आपको क्वेश्चन बताए थे कैसे होगा, कर आप अपने आप से लीजिएगा, क्योंकि एटम्स बताने हैं और हम मॉलिक्यूल्स पहले बताएंगे, और क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो उससे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बता सकते हैं। मास कितना दिया है, 18 दिया है मान लीजिए, ये बन जाएगा HgCl2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नीशियम एसीटेट है, मैग्नीशियम एसीटेट क्या होता है, तो मैग्नीशियम जो हमको दिया गया है Mg कितना होता है, Mg पे 2+ होता है। ठीक है, एसीटेट होता है CH3COO1-, ठीक है, ये उधर जाएगा और ये इधर जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, ये बन जाएगा CH3COO होल ट्वाइस Mg, इसमें एनायन पहले लिखा जाता है और कैटायन बाद में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, राइट द कैटायंस एंड एनायंस, आपको बताना है कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है, तो इसमें Na हो जाएगा Na+, ये हो जाएगा कैटायन, और एनायन इसमें क्या हो जाएगा, CH3COO1-, ये कैटायन, ये एनायन है। ठीक है, नेक्स्ट NaCl में Na+ है, कैटायन हो गया, Cl- है, एनायन हो गया। H2 है, H2 में क्या हो जाएगा, H+ है और H- है, कैटायन मिल गया। NH4NO3 है, तो NH4 क्या हो जाएगा, कैटायन है, प्लस हो गया। NO3 1-, एनायन है, ठीक, माइनस एनायन हो गया। क्लासीफाई, एटॉमिसिटी बतानी है आपको, एटॉमिसिटी क्या होगी, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स आपको गिनने हैं, इसमें एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसमें एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी, इसमें भी देखिए 2 इसके हैं, एक उसका है, 3 हो गई एटॉमिसिटी, इसमें देखिए 2 + 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें आप देखेंगे लास्ट वाले में कितना है, 14 है। O3 मतलब ओजोन में कितना है, 3 है, यहाँ पे HCl, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का 2 हो गई एटॉमिसिटी, इसमें एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से एटॉमिसिटी बता सकते हैं। हीलियम में एटॉमिसिटी 1 है, और लास्ट है हमारे पास सिल्वर, उसमें भी एटॉमिसिटी क्या है, 1 है। तो इस तरीके से ये हमारा एक बहुत बड़ा लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं, बहुत कठिन भी चीज़ें और बहुत आसान भी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी।
तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।